हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विज़न की 4 एंड 5 अक्टूबर की मैगज़ीन अपडेट हो गई है। तो चलिए गाइस, शुरू करने से पहले थोड़े बहुत ही आपको मुझे ज्ञान देना है या भाषण देना, जो मर्जी बोल लो, ठीक है। क्योंकि गाइस अभी प्रीलिम्स हुआ है 2020, तो आपको पता ही है कितना अच्छा पेपर था। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, सबको सीखने को मिलता है। तो गाइस ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी बदल जाएगा। वो हर साल ही बदलता है, तो इससे ज़्यादा क्या ही बदलेगा। तो अगर ऐसा नहीं है कि यार इस साल करंट के क्वेश्चंस नहीं आए तो अगले साल नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। जो आप करंट कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। ऐसा मत सोचना कि यार अब तो स्टैटिक पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करूँ। देखो, हमें हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना है, स्टैटिक का भी, करंट का भी। करंट भी छोड़ना नहीं है, स्टैटिक भी छोड़ना नहीं है, दोनों करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। बिकॉज यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो गाइस इसीलिए किया मैंने, क्या स्टार्ट किया है, साइड में इनसाइट्स के भी किए हैं। मैं क्या किया करूँगी, दोनों मैगजीन्स को मर्ज किया करूँगी। मतलब कि मर्ज नहीं, एक वीडियो में नहीं लाया करूँगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको मेरी इनसाइट्स की मिलेगी, जो भी 3-4 टॉपिक्स जो विज़न में कवर नहीं होती है, जो डिफरेंट होते हैं, तो उनको मैं अलग वीडियो में लेके आया करूँगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, डेली करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। एक और है कि आप क्या करें, डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं। मतलब पहले मैं बच्चों को बोलती थी कि यार मत बनाओ, लेकिन मुझे अब खुद ऐसा लगता है कि आपको डेली के नोट्स बनाने चाहिए। बिकॉज जो डेली जो चीज़ें होती हैं उनको पढ़ना और उनको रिटेन करना ज़्यादा ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू मंथली। देखो गाइस, दिन की 10 न्यूज़ को पढ़ना आसान है, एज़ कम्पेयर टू मंथ के एंड में 300 न्यूज़ या 400 न्यूज़ को कलेक्टिवली पढ़ना और उसे साथ में रिटेन करना। मेन चीज़ है रिटेन करना। बिकॉज पढ़ना तो अनलिमिटेड है, आप जितना मर्जी पढ़ते रहो, लेकिन जब तक वो आपको रिटेन नहीं रहेंगी तो आपका उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस पढ़ने का, ठीक है। तो गाइस रही मंथली मैगजीन की बात, तो गाइस मुझे नहीं लग रहा कि मैं अभी मंथली मैगजीन लेके आ पाऊँगी। क्योंकि देखो, विज़न की मंथली मैगजीन क्या है, मैं डेली करंट अफेयर्स करा रही हूँ, वही सेम टॉपिक्स हैं, बिल्कुल सेम है। तो उसमें मैं एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। आप लोग क्या करो, उसको एक ऊपर से पढ़ लो। अगर आपको उसमें लग रहा है कि कोई डिफरेंट टॉपिक है तो उसको पढ़ लो, वैसे मेरे हिसाब से नहीं होगा। और रही गाइस, मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, क्योंकि आपको पता है एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि आपको पता है इंडियन फॉरेस्ट एग्जामिनेशन का हमारे साथ ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो मैं कुछ दिनों में सोच रही हूँ कि जो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शुरू किया जाए। उसके अंडर ये नहीं है कि मैं आपको शंकर आईएएस पढ़ाऊँगी या एनसीईआरटी पढ़ाऊँगी, नहीं। उसमें क्या आएगा, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे, करंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे, उनको हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। उनके जो एप्लीकेशंस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है किस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, बायोचार के, ठीक है, बायोफ्यूल के। तो इन सबको हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये सब मैं सोच रही हूँ, धीरे धीरे लेके आऊँगी। एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मैं पक्का लेके ही आऊँगी, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट न्यूज़। बहुत हो गया भाषण। डाटा शेयरिंग गिव हाईएस्ट अटेंशन बाय द गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी एट एसटीएस फोरम। देखो गाइस, वैसे जो डाटा शेयरिंग के जो टॉपिक्स होते हैं वो मेनली इकोनॉमी में ही कवर होते हैं। तो गाइस ये भी जो पार्ट है वो जीएस3 के अंडर ही कवर होएगा, इकोनॉमी में। तो गाइस अभी क्या किया है, देखो, एक इंडियन नेशनल डाटा शेयरिंग एंड असेसिबिलिटी पॉलिसी है। इस पॉलिसी से ये एविडेंस मिलता है कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा अटेंशन दिया है ताकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक डाटा को क्या कर सके, शेयर कर सके, ठीक है। अब हम इतना साइंटिफिक डाटा को क्यों शेयर कर रहे हैं, देखो हमारा एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो हमारा नॉन सेंसिटिव डाटा मतलब वो डाटा होता है जिसको क्या है, शेयर करने से आपकी मतलब कि कोई पर्सनल चीज़ या मतलब कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इवन कि आप रिसर्च कर सकते हो, अच्छा ठीक है, आप इकोनॉमिकली बिल्डअप कर सकते हो खुद को। तो इसका एम यही है कि हम क्या कर सके, नॉन सेंसिटिव डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक पर्सन उसका असेस कर सके, उसको ईजिली वे में हम शेयर कर सकें, ताकि हम ये शेयर किसके साथ करेंगे, जो रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं उनके साथ हम शेयर करेंगे। और उस डाटा की अवेलेबिलिटी रहेगी ताकि हम साइंटिफिक, इकोनॉमिकली और सोशल डेवलपमेंट पर्पसेस में इस डाटा को यूज़ कर सकें, ठीक है। इससे क्या आएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट ओन डाटा है उसको यूज़ कर सकते हैं, जो डाटा डुप्लीकेशन होती है उसको अवॉइड कर सकते हैं, बेटर इंटीग्रेट कर सकते हैं डाटा सेट्स को, और जो ओनरशिप है उस डाटा का कौन सा क्या ओनर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बेटर डिसीजन मेकिंग हम ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस खुद बात है, आप खुद सोचो, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इधर उधर से मिले, नॉलेज मिल सके, तो आप अपने जो डिसीजन हैं वो ज़्यादा अच्छे बना सकोगे। तो यही है, इससे क्या आएगा, इससे ये हाईलाइट हुआ है कि इंडिया क्या है, काफ़ी एक्टिव है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन में। और हम इंडिया 40 कंट्रीज़ के साथ क्या है, कोलैबोरेट कर चुका है ऑलरेडी फॉर डेवलपमेंट एंड ऐसे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, जैसे हेल्थ, वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, कम्युनिकेशन, नेचुरल डिजास्टर। तो इन सबको एड्रेस करने के लिए क्या है, ऑलरेडी इंडिया 40 कंट्रीज़ के साथ कोलैब कर चुका है इन एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया ऑलरेडी काफ़ी
प्लेटफॉर्म्स का पार्ट है, मेजर मल्टीलेटरल या फिर जो रीजनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का पार्ट है, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, एशियान हो गया, G20, UN। तो आपको पता ही है, इस बार भी G20 में ही डायरेक्ट पूछ लिया आपको। और साथ में कुछ इंटरनेशनल मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स का भी पार्ट है, जैसे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट ट्रीटी हो गया, लेजर इन्फोरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी हो गया। तो इन सबका क्या है, इंडिया पार्ट है। साथ में आपको पता है इंडिया खुद का जो ग्लोबल इनिशिएटिव है इन डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लीन एनर्जी में, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस है, दूसरा है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तीसरा क्या है, मिशन इनोवेशन। ठीक है, तो ये कुछ 3 ऐसी इनोवेशन है, मिशन है जो इंडिया के खुद के हैं ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, इन मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर एंड क्लीन एनर्जी। अब जब हम ये पढ़ लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी फोरम है क्या। देखो गाइस, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी जो फोरम है, इसके अंडर क्या होता है, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, हर साल क्या मिलते हैं, राउंड टेबल मतलब कि कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो भी करते हैं मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मेनली इनफॉर्मल मीटिंग होती है एक तरह से। आप यहाँ पे ओपनली डिस्कस कर सकते हो, जैसे आप लोग अपने दोस्त लोग बैठते हो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे हम ह्यूमन नेटवर्क को किस तरह से बिल्ड कर सकते हो, मतलब सब कुछ डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। पहली बात तो यहाँ पे इनफॉर्मल मैनर में क्या होता है, ओपन डिस्कशन होती है। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट सीक्स लीगल स्टेटस फॉर एलिफेंट रिजर्व। तो गाइस आपको पता ही है, अभी एलिफेंट पे क्वेश्चन आया था, है ना। तो गाइस ये जो न्यूज़ है किस में जाएगी, GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में। तो गाइस अगर मैं किसी दिन नहीं भी बताती, या कुछ कभी कभी मेरे दिमाग से निकल भी जाते हैं, या खुद ही एकदम से स्किप हो जाते हैं कि ये किस GS के अंडर आता है, तो अब आप इतने बढ़ चुके होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कौन सी न्यूज़ किस सेक्शन में जा रही है। ठीक है, खुद थोड़ा सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि खुद की भी आपको मेंटल एबिलिटी बढ़ानी होगी। ठीक है, तो ये किसमें, GS3 में जाएगा, एनवायरनमेंट सेक्शन में। देखो अभी क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है, किसमें कि हमें क्या, एक सेकेंड, अभी क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अमेंड किया किसे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को, और इसे बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, एलिफेंट रिजर्व्स और जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं इन्हें भी लीगल स्टेटस देना चाहिए। क्यों, अभी देखो टाइगर रिजर्व को तो हमने लीगल स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन अभी एलिफेंट रिजर्व्स या एलिफेंट कॉरिडोर्स को कोई भी लीगल स्टेटस नहीं दिया हुआ है। मतलब एलिफेंट रिजर्व्स ना ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कवर होता है, और ना ही ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कवर होते हैं, और साथ में जो इवन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है इसके भी परव्यू से बाहर है। इस वजह से क्या है, जो ये लैंड्स हैं, जो एलिफेंट रिजर्व्स या जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, इनके जो लैंड है वो काफ़ी रिस्क पे हैं, माइंस मतलब इसको आप माइनिंग की भी आप यूज़ कर सकते हो, और पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, इन सब की रिस्क पे हैं। ठीक है, तो अगर वो चेंज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर अगर आ जाएंगे एलिफेंट रिजर्व, तो इससे क्या होएगा, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर करेगा। इसके अंदर क्या है, वो काफ़ी फॉरेस्ट स्टाफ को क्या अपॉइंट करेगा, साथ में कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाएगा किस तरह से हम उनको अपॉइंट कर सकें, वहाँ पे टाइगर रिजर्व्स को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकें, उसी तरह उसी सेम लाइन्स में हम क्या करेंगे, एलिफेंट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकें, इस तरह से स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई भी एरिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आ जाता है, तो वहाँ पे कोई भी आपको माइनिंग नहीं अलाउड होती, ना ही कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अलाउड होती, और ना ही अगर कोई भी आप बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल फ्रॉम नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये क्या करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी इसने लीगल स्टेटस दिया गया है, जो क्या करता है आपको पता है, NTC क्या करता है, ये रेगुलेटरी बॉडी है किसकी, टाइगर रिजर्व्स की। इंडिया में देखो गाइस, ये काफ़ी अच्छा लाइन आ जाती है, इंडिया में अभी मोर देन 60% एशियन एलिफेंट्स हैं जिसका स्टेटस क्या, एंडेंजर्ड। तो गाइस नोट डाउन कर लो, IUCN स्टेटस क्या इसका, एंडेंजर्ड है, और कर्नाटका में हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स है। ठीक है, तो गाइस इस लाइन में ही 3 चीज़ें आ गई। सबसे पहले IUCN स्टेटस कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कर्नाटका में, और कितने हैं, मोर देन 60%, वो भी एशियन एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, रीजनल रूरल बैंक्स इंकर्ड नेट लॉस ऑफ 2206 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 20। ये जो न्यूज़ है भाई, ये आप समझ गए होंगे, GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर हो रही है। तो गाइस रीजनल रूरल बैंक ने भी फाइनेंशियल ईयर 20 में कितना लॉस मिला उसको भाई, नियर अबाउट 2200 करोड़ पे हुआ है। अब ये डाटा किसने पब्लिश किया, नाबार्ड ने, दैट इज़ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसने बताया कि 31 मार्च 2020 तक अभी इंडिया में 45 रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो 685 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, 26 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में। जो RRBs होते हैं, देखो RRBs क्या है, 3 लोग इससे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ RRBs क्या हैं, ज्वाइंटली किस किस के द्वारा ओन किए जाते हैं, सेंटर के द्वारा भी, साथ में जो उसके स्टेट गवर्नमेंट उसके द्वारा भी, और साथ में स्पॉन्सर बैंक के द्वारा से शेयर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें सेंटर के कितना प्रोपोर्शन है, 50%, स्टेट गवर्नमेंट के कितना है 50%, और जो साथ में जो स्पॉन्सर बैंक है उसका शेयर कितना है 35% होता है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक को सेटअप किया था, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, रीजनल बेस्ड है, रूरल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है। मतलब कि मेनली क्या करता है, जो रूरल लोग हैं या फिर जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन्हें क्या करता है, क्रेडिट फाइनेंस
फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसके अंडर है? रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इन्हें कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और साथ में सुपरवाइज कौन करता है? नाबार्ड। ठीक है, तो गाइस आपको ये दोनों पता होना चाहिए कि इसे सुपरवाइज कौन करता है? नाबार्ड, और इसे रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, अब इसका काम क्या है? रीजनल रूरल बैंक का काम क्या है? सबसे पहले क्या करता है? जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जो एग्रीकल्चर लेबर्स है, या जो सोशियो इकोनॉमिकल वीकर पॉपुलेशन है हमारी, उनको क्रेडिट फैसिलिटी देता है, फाइनेंस करता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, ये करता है जो रीजनल इम्बैलेंस है, जैसे रूरल और अर्बन के बीच में जो रीजनल इम्बैलेंसेस है उन्हें रिड्यूस करता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज़ को क्या करता है? प्रमोट करता है। साथ में कुछ ऐसे मेजर्स भी रहते हैं कि जो रूरल, जो गाँव का पैसा है वो अर्बन की तरफ ना जाए। ठीक है, इससे क्या होगा? अगर रूरल का पैसा अर्बन की तरफ जाएगा तो जो रीजनल इम्बैलेंसेस है वो और बढ़ेंगे, रिड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, इट विल डेवलप सच मेजर्स दैट कुड रिस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ रूरल डिपॉजिट टू अर्बन एरिया। अब इश्यूज़ क्या क्या फेस कर रही है आरआरबी? देखो सबसे पहले क्या है, इसको फाइनेंस इसके अंदर खुद ही कम है जो दूसरों को फाइनेंस करेगा। दूसरी बात ये खुद भी कर्जे में है, ओवरड्यूज इसके पास बहुत है। अब यार लोन तो दे देता है, रिकवर करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। टेक्नोलॉजी की कमी बहुत है भाई। ठीक है, और इसके जो रिजिडिटीज, मतलब कि आपको पता है इंडिया में ना जो प्रोसीजर चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। ठीक है, तो ये सब जो इश्यूज़ है आरआरबी फेस कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी रिलीज़ किया ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल 2020। तो अगेन ये जो न्यूज़ है GS3 में जाएगा। किसके अंडर जाएगा? ये साइंस सेक्शन में जाएगा, हेल्थ सेक्शन में। ठीक है, देखो अभी ड्राफ्ट ने क्या किया? अमेंड किया किसे? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को। इसमें क्या किया इसने? जो FSSAI ये हमारा, दैट इज़ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो फंक्शनिंग है, इसकी जो पावर्स हैं उससे ज़्यादा करी है। रिवैम्प मतलब रेनोवेट करना है, कुछ इसे पावर्स ज़्यादा दी हैं। ठीक है, और इसे पावर इसलिए ज़्यादा दी है ताकि अगर कोई भी FSSAI की किसी प्रोसेस को वायलेट करता है तो उस पर पेनल्टीज लगा सके। इश्यूज़ क्या क्या फेस कर रहा है FSSAI? देखो सबसे पहले क्या है, कोई भी लाइसेंस का जो फ्रेमवर्क होते हैं, जो लाइसेंस रिलेटेड जो रूल्स हैं या जो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड रूल्स हैं वो इसके द्वारा फॉलोड नहीं किए जाते। दूसरी बात क्या है, इसके पास फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज की शॉर्टेज है, मैन पावर की भी शॉर्टेज है। अमेंडमेंट्स क्या लेके आए हैं? देखो सबसे पहले क्या किया है, इसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सटेंड करके इसमें एनिमल फीड को भी इंक्लूड कर दिया। अभी तक इसके पास सिर्फ पावर किसकी थी? फूड इंडस्ट्री की पावर थी। इसका मतलब देखो फीड के अंदर वो सब्सटेंस आ सकते हैं जो भी एनिमल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है, मतलब कि जो भी एनिमल का फीड होता है वो जो उसका खान पान होता है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। साथ में इसको क्या पावर दे दी है, अगर कोई भी इसके रूल्स को वायलेट करता है तो ये पेनल्टी मतलब क्या कर सकता है? पेनल्टी इंपोज कर सकता है। जैसे कोई भी अगर अनसेफ फूड को मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, या फूड में ऐसे अडल्ट्रेशन कर रहा है जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, या ऐसा बिजनेस कैरी कर रहा है विदाउट लाइसेंस, या फिर कुछ ऑफेंसेस उसको रिपीट कर रहा है, तो इन सब में क्या वो पेनल्टीज इंपोज कर सकता है। इसने क्या करा है? कुछ स्टैंडर्ड को स्पेसिफाई करा है, जैसे फूड पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें पढ़ा है। तो गाइस ये हमने पढ़ा भी है ऑलरेडी कि जैसे न्यूज़पेपर में आप नहीं पैक कर सकते खाना। ठीक है, अगर आपने टिन का डब्बा एक बार यूज़ कर लिया तो उसे दोबारा नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसे स्पेसिफाई किया। इसने बोला है कि हम क्या करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो FSSAI का क्या होगा? मेंबर सेक्रेटरी होगा, जो इन सब फंक्शन को देखेगा। है और अब इसका क्या रोल होगा उसको भी डिफाइन नहीं किया। साथ में क्या हुआ है, जो प्रोप्रिएटरी फूड है उसकी डेफिनेशन को चेंज किया। देखो प्रोप्रिएटरी फूड ऐसा फूड होता है जो अनसेफ तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन क्या है वो स्पेसिफाई भी नहीं किया जाता, उसके स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई नहीं किया जाता। वो फूड होता है विच इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज बट इट इज़ नॉट अनसेफ। ठीक है, तो ये सब के कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं अपना। नार्को एनालिसिस टेस्ट कैन नॉट बी फोर्सिबली कंडक्टेड ऑन एन इंडिविजुअल, सुप्रीम कोर्ट। देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, किसी भी इंडिविजुअल पे क्या है, हम जबरदस्ती नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं कर सकते। अगेन गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 में हेल्थ सेक्शन में कवर होएगी, साइंस के अंडर। ये एक न्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि इसके अंदर 3-4 टर्म्स ऐसी हैं जैसे नार्को एनालिसिस हो गया, ठीक है, पॉलीग्राफ क्या होता है, ब्रेन मैपिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मतलब कि न्यू होती हैं, अच्छी भी लगती हैं। और इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, क्योंकि आपको पता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल UPSC, तो ये चीज़ें ना काफ़ी अच्छी होती हैं पढ़ने के लिए और यूज़फुल भी होगी। देखो सबसे पहले हम ये 3 चीज़ें समझते हैं, नार्को एनालिसिस क्या होता है, पॉलीग्राफ क्या होता है, ब्रेन मैपिंग क्या होता है। देखो गाइस अभी आपको पता ही सब कि हथरास में जो रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम क्या करेंगे, जो विक्टिम है उसके जो रिलेटिव्स या फिर जिन लोगों पे उन्हें शक है, एक्यूज, उन पे क्या करेंगे, ऐसे टेस्ट करवाएंगे, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग, ये सब टेस्ट करवाएंगे। अब ये टेस्ट क्यों करवाते हैं हम, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, आप ये टेस्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये थी छोटी सी न्यूज़।
ठीक है, न्यूज़ नहीं पूछेगा आपसे यूपीएससी, आप यूपीएससी पूछेगा ये क्या होता है, व्हाट इज़ नार्को एनालिसिस। देखो नार्को एनालिसिस में क्या होता है, आपको क्या करा जाएगा, कुछ आपको ऐसे ट्रूथ ड्रग्स दे दिए जाएंगे, मतलब कि आपको ऐसी पिल्स दे दी जाएंगे, ड्रग्स दे दी जाएंगे तो जैसे आप सच बोलोगे। ठीक है, तो एक तरह का एक हिप्नोमेटिक मेडिकेशन होता है। आपको क्या करेंगे, कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ दिया जाता है, मतलब कि आपको मॉनिटर किया जाता है, ऐसी बात नहीं होता, आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन नार्को एनालिसिस में ये होता है कि आपको कुछ ऐसी दवाई दे दी जाएंगी, ऐसे ड्रग्स दे दी जाएंगे कि जिससे कि आप खुद ही सच बोलोगे। ठीक है, ताकि आपसे जो इन्फॉर्मेशन है वो ले ली जाए। ठीक है, ये होता है नार्को एनालिसिस। पॉलीग्राफ क्या होता है, पॉलीग्राफ को मेनली क्या होता है, लाई डिटेक्टर, मतलब आप झूठ तो नहीं बोल रहे। देखा, आप सोचा होगा आपने, पहले ऐसे गेम्स भी खेलते थे शायद कुछ। ठीक है, तो लाई डिटेक्टर है एक, इसमें क्या आएगा, आपसे ना सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, रैपिड फायर की तरह सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और फिर आपकी ना काफ़ी मेज़र की जाएगी, आपकी कुछ कुछ इंडेक्स जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स क्या है, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग रिदम, स्किन कंडक्टिविटी, इन सब चीज़ों को मेज़र किया जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि आप कहाँ झूठ बोल रहे हो। तीसरी बात है ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में क्या होएगा, जो आपका ब्रेन वेव्स होती हैं उनको एनालाइज करोगे। ठीक है, उससे क्या होएगा, देखो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बोला है, इससे क्या होता है, सपोज करो आपने कोई क्राइम सीन देखा लेकिन आपको उसको कुछ याद नहीं है, तो इससे क्या होएगा, आपका ब्रेन क्या करेगा, उस क्राइम सीन को रिकॉग्नाइज कर लेगा। नहीं समझ में? देखो सपोज करो ब्रेन मैपिंग में हम क्या करते हैं, जो आपके ब्रेन में जो वेव्स चल रही हैं उसकी बैंडविड्थ को एनालाइज करते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये टेक्निक ऐसी है, इससे हम क्या करेंगे, जो सस्पेक्ट होता है, सपोज करो मैंने कोई क्राइम सीन देखा, तो उससे क्या आएगा, जो भी क्राइम सीन मैंने देखा उससे वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, हाउएवर मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं। अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया हाथरस केस में, उसने ऑर्डर किया कि हमें क्या करना है, कंडक्ट करेंगे पॉलीग्राफिक और नार्को एनालिसिस टेस्ट किस पे, विक्टिम के रिलेटिव्स पे, और जो भी उनको लगता है, जिन पे उनको लगता है कि क्राइम किया है, एक्यूज पे ये टेस्ट करेंगे। अब 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट करी थी सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन करी थी रिगार्डिंग नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन एंड ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर आप कंपलसरी ये सब कर रहे हो टेक्निक्स, अगर आपने कंपलसरी कर दी है सब चीज़, नार्को एनालिसिस टेस्ट हो गया, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है और एक तरह से क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडेटिंग ट्रीटमेंट है, मतलब जो आपकी डिग्निटी है, लाइफ डिग्निटी, उसका क्या है, वायलेशन है। दूसरी बात, जो भी पर्सन जो विक्टिम है किसी भी ऑफेंस का, ठीक है, उसे आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ऐसे टेस्ट करने ही करने हैं। ठीक है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या है, फोर्सफुली अगर आप इस टेस्ट को सब्जेक्ट कराओगे विथ, इसकी वजह से क्या हो सकता है, आप उसकी पर्सनल लिबर्टी को क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो। अब आप ऐसे टेस्ट उन इंडिविजुअल्स पे करा रहे हो जो स्पेशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और जिनको अपने फंडामेंटल राइट्स को खुद पता ही नहीं है और ना ही वो लीगल सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो काफ़ी डिवास्टेटिंग हो सकते हैं। अगर कोई वॉलंटरी खुद करना चाहिए, वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए इन टेक्निक्स का क्रिमिनल जस्टिस के, तो वो परमिसिबल है। ठीक है, लेकिन जजमेंट ने ये भी बोला है, कुछ गाइडलाइंस लिए हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट ऑन एक्यूज। अगर आप किसी पे ये टेस्ट कर भी रहे हो तो आपने कुछ गाइडलाइंस उसमें रिलीज़ करी हैं और कुछ सेफगार्ड्स आपको बरतने पड़ेंगे ड्यूरिंग दिस टेस्ट। ठीक है, तो यही इसमें बताया। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन इसमें यही था समझने वाला, व्हाट इज़ नार्को एनालिसिस, व्हाट इज़ पॉलीग्राफ एंड व्हाट इज़ ब्रेन मैपिंग। चलिए अब चलते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। एक सेकेंड। नेटिंग लॉ बिकम्स ऑपरेशनल फ्रॉम अक्टूबर 1, 2020। तो इस बायलैटरल नेटिंग मैंने आपको PT 365 इकोनॉमिक्स में पढ़ाई थी। देखो इस बायलैटरल नेटिंग होती क्या, देखो हमारे इंडिया में क्या मल्टीलेटरल नेटिंग अभी तक अलाउड थी, लेकिन बायलैटरल नेटिंग अभी कुछ दिन पहले ही अलाउड करी है जब हमने न्यूज़ पढ़ी थी। देखो बायलैटरल नेटिंग में क्या है, सपोज करो दो इंसान हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसने कुछ इसके पैसे देना, ए है बी है, ए ने भी कुछ बी के पैसे देने हैं, बी ने भी कुछ ए के पैसे देने हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैसे नहीं दे रहे। तो ये एक क्या करते हैं कि एक एंड में एक सिंगल पेमेंट पे क्या होते हैं, मतलब कि एग्री कर जाते हैं, ठीक है भाई इतने में अपना डन करते हैं, तू मेरे को इतना दे दे, मैं तेरे को इतना दे दूँ, फाइनली अपन इतने में डन करते हैं। ठीक है, लाइक भागते भूत की लंगोटी सही। तो इस तरह का क्या है, सिंगल पेमेंट पे वो क्या करते थे, एग्री कर देते हैं। ठीक है, तो यही है। अभी क्या देखो बायलैटरल नेटिंग क्या होता है, वो पार्टी जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं वो अपने जो क्लेम्स होती हैं उनको क्या कर लेती हैं, निगेट कर लेती हैं विद ईच अदर टू डिटरमाइन सिंगल नेट पेमेंट पे डिटरमाइन करते हैं कि हमें अब कितना देना है फ्रॉम वन काउंटर पार्टी टू अदर। ठीक है, सेंटर ने अभी क्या करा है, जो भी बायलैटरल नेटिंग से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उन्हें क्या कर दिया, ऑपरेशनलाइज कर दिया है। इससे क्या होगा, जो बैंक्स अपने जो कैपिटल है उसे ऑप्टिमल वे में यूटिलाइज कर सकता है और उसकी जो लिमिट्स है, क्रेडिट लिमिट्स, वो भी इंक्रीज होंगी, सो दैट हमारी इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, इंडिया PVH 2020। देखो गाइस, इसका एम क्या है कि हमें क्या करना है, आपको पता है गाइस
हम चाह रहे हैं कि हम अपनी जो सोलर पावर है, जो सोलर कैपेसिटी उसे इंक्रीज़ करें, और हमारा टारगेट पे कि हमने 2030 तक 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है। लेकिन हम क्या है, आपको पता है हम फोटोवोल्टिक सेल्स पे काफ़ी डिपेंडेंट थे, इंपोर्ट्स पे। तो इसका ये है कि हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी है। और ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? नीति आयोग, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और साथ में इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है, सोलर जो पीवी मैन्युफैक्चरिंग होती है एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है जो कि अनाउंस किया गया इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, और ये आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है एज अ रिकवरी इनिशिएटिव आफ्टर कोविड। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोलर कैपेसिटी कंट्री है वर्ल्ड में, एंड इसका टारगेट है 450 गीगावाट का बाय 2030, जिसमें नियरली हमें सिर्फ 100 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी, देखो हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे, पता नहीं PT 365 में किया है या फिर मैंने आपको उसमें किया है मैगजीन में। तो गाइस हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट था वो यूनाइटेड किंगडम ने दिया था, UK नॉट उत्तराखंड। तो हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि इससे क्या आप डिजीज़ को फैलाने से रोक सकते हैं, लाइक कोविड है। देखो हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, हर बंदे को तो वैक्सीनेशन हम नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन जो कुछ बंदे हैं उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उस डिजीज़ के स्प्रेड को रोक सकते हैं। सपोज करो ये बंदा है, इसने ऑलरेडी प्रिवेंटिव वैक्सीन ले रखे हैं। सपोज करो जैसे आप छोटे होते हो ना, छोटे होते जैसे हमें वैक्सीनेशन होता है, तो वो क्यों होता है, ताकि आप डिजीज से प्रिवेंट रहो। तो हर्ड इम्यूनिटी कंसेप्ट यही होता है। सपोज करो मैं हूँ, ये आप, कोई भी ये है, ये बी है, इन दोनों ने वैक्सीन ले रखा है, तो भाई इनको तो डिजीज़ आएगी भी, तो ये क्या कर लेंगे, झेल लेंगे। मतलब कि अब क्या है, सपोज करो इसने नहीं ले रखा, इसने नहीं ले रखा, ठीक है, तो क्योंकि अगर अभी इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, क्योंकि इसने तो वैक्सीन ले रखा है ना पहले, तो इसको वो डिजीज़ फैलने का उतना खतरा नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे इसको नहीं फैलना। अब ये इतने लोगों के पास जाएगा तो इनको भी नहीं फैलेगा, क्यों, क्योंकि ये इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आया। तो इससे क्या होता है, हम अपना जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जो जो ट्रांसफ़र होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, मेनली हम कम्युनिटी में जो वायरस का जो ट्रांसफर हो रहा है उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करके। अभी क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ने इंडिया को बोला कि इंडिया अभी बहुत दूर है हर्ड इम्यूनिटी के कंसेप्ट को अचीव करने के लिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया में वैक्सीनेशन उस लेवल का नहीं है। देखो हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी बॉडी को इतना इम्यून बनाओ, मतलब कि अच्छा बनाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ताकि आप उस डिजीज़ को रेजिस्ट कर सको। ये क्या होता है, जब हमारी कम्युनिटी के जो मैक्सिमम लोग हैं वो उस डिजीज़ से इम्यून हो, मतलब कि उस डिजीज़ को झेल सकते हैं, मतलब क्या वैक्सीनेशन के थ्रू या प्रायर इलनेस के थ्रू। इससे क्या होता है, जो डिजीज़ का जो स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन वो नहीं होता। इवन कि जो बंदे वैक्सीनेटेड भी नहीं होते, ठीक है, उनको भी कुछ प्रोटेक्शन मिल जाता है। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, जो दूसरा बंदा है उसने उससे वैक्सीनेशन लिया हुआ, ठीक है। इवन इंडिविजुअल्स इज नॉट वैक्सीनेटेड आर ऑफर्ड सम प्रोटेक्शन बिकॉज द डिजीज हैज़ लिटिल अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड विद इन द कम्युनिटी। हर्ड इम्यूनिटी कंसेप्ट में ये होता है कि जिस बंदे ने वैक्सीनेशन नहीं भी लिया हुआ है उस पर भी स्प्रेड होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यही बोला कि इंडिया अभी इस गोल से क्या काफ़ी दूर है। आगे बढ़ते हैं, कामचैटका पेनिनसुला। देखो सबसे पहले हम करते हैं ये पेनिनसुला है कहाँ, ये ईस्टर्न रशिया में। ये देखो गाइस, अगर आपको पता होगा थोड़ा एशिया का मैप, ठीक है, ये ऊपर रशिया है, मंगोल है, ये चाइना है, फिर इधर जापान वगैरह, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो यहाँ पे एक सी ऑफ ऑक्सोक है, ठीक है, और इधर क्या है, पैसिफिक ओशन आ जाता है, अपना बेरिंग सी आ जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, ये क्या है, कामचैटका पेनिनसुला लोकेट करता है बिटवीन द सी ऑफ ऑक्सोक एंड वेस्ट में है, और पैसिफिक ओशन और जो बेरिंग सी है वो इसके ईस्ट में है। यहाँ पे काफ़ी नंबर ऑफ वोल्केनोज है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो कहीं क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना मधुका, एक सेकेंड, मधुका डिप्लोस्टमना, दैट इज द फैमिली स्पेक्ट्रम। देखो गाइस ये ट्री स्पीसीज है, सोचा गया था काफ़ी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी इसे रीडिस्कवर किया गया आफ्टर 180 ईयर्स। कहाँ से किया गया, केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट से। ये थ्रेटन स्पीसीज है कहाँ की, वेस्टर्न घाट की, जिसकी स्पेसिमेन पहली बार हमने 1835 में कलेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम कॉकटेल। देखो गाइस प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम है, देखो साइंटिस्ट ने क्या किया है, री इंजीनियर किया था प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम, दैट इज द पेटेस। इन्होंने अभी एक क्रिएट किया एंजाइम कॉकटेल, मतलब कि पहले तो इन्होंने पिटेस को डिस्कवर किया था, अब क्या है, एक एंजाइम कॉकटेल को क्रिएट किया है जो प्लास्टिक को ईट करता है 6 टाइम्स फास्टर। इससे क्या होगा, पेटेस क्या करता है, जो पॉलीइथाइलिन होता है, मतलब जो आपका प्लास्टिक होता है, दैट इज द जो कॉमन प्लास्टिक यूज होता है हमारा पॉलीइथाइलिन टेरिफिथाइलिन, इसको क्या जल्दी से जल्दी ब्रेक करता है, 6 टाइम्स फास्टर ब्रेक करता है। इस वजह से क्या है, हम जो प्लास्टिक है उसको ज़्यादा हम रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, ड्राइविंग क्लाइमेट चेंज। जो पीईटी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, थर्मोप्लास्टिक है,
जो बोटल्स बनाने में यूज़ होता है, सिंगल यूज थिंग बोटल्स हो गया, ठीक है, पानी की बोतलें, क्लोथिंग में भी यूज़ होता है, कारपेट्स में भी यूज़ होता है, जिसको अगर आप डिस्पोज करते हो तो 100 ऑफ ईयर्स लेते हैं टू ब्रेक डाउन। और लेकिन ये जो कॉकटेल है, जो एंजाइम है, इसकी हेल्प से क्या है, ये जो इनको डिग्रेड होने में जो टाइम लगेगा वो बहुत कम हो जाएगा फ्रॉम डेज, मतलब कहाँ 100 ऑफ ईयर्स लगते हैं, कहाँ पे सिर्फ दिनों में ही क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। शौर्य मिसाइल लास्ट न्यूज़ है, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट करी इसकी अपनी मिसाइल। ये क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। भाई मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ हाइपरसोनिक, सबसोनिक या सुपरसोनिक क्या मिसाइल्स होती हैं। इसकी जो रेंज है सबका इंपॉर्टेंट होता है, 1000 किलोमीटर रेंज है। शौर्य के कैनिस्टर बेस सिस्टम, कैनिस्टर बेस सिस्टम के तो कोई लगा गया ना कैनिस्टर, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैनिस्टर बेस सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसको आप स्टोर एंड ऑपरेट कर सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम स्पेशली डिजाइन कंपार्टमेंट। ये लैंड बेस्ड है, पैरेलल ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड K-15 मिसाइल। अब गाइस जो के मिसाइल्स कौन सी होती हैं, के मिसाइल्स मेनली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स ही होती हैं। ये मेनली DRDO के द्वारा ही डेवलप की जाती है, और इनका नाम किसकी वजह से के रखा है, आफ्टर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे ना हमारे, उनके नाम पे इनको के मिसाइल बोलते हैं, ठीक है। तो आज के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट होता है कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।